सर सेकंड वाला नहीं बना। सेकंड वाला बोले तो वो HCl वाला। नो सर, वो पेरोक्साइड जिसमें पेरोक्साइड जिसमें लिखा हुआ है सर। वो एंटी मार्कोनिकॉफ था। पहला दोनों क्वेश्चन आपका मार्कोनिकॉफ से होगा। पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था? इसमें आपको HBr ऐड करना था, उसको बनाया क्यों? तीनों बन गए। ठीक है, तो ये एल्कीन है। ठीक है, तो HBr जब ऐड होगा तो H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, दो पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि दोनों साइड डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम चीजें नहीं है। ये H है, यहाँ पे दोनों जगह H है, यहाँ पे एक H और एक आपका फिनिल ग्रुप लगा हुआ है, राइट? तो ये आपका एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और इसमें जब आप एडिशन कराओगे तो अगर आप H को इस कार्बन पे लगाए, Br को इस पे लगाए तो नाम कुछ और होगा। Br को यहाँ लगाए, H को यहाँ लगाए तो नाम कुछ और होगा, राइट? तो उस केस में हम मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल यूज करते हैं, मार्क एडिशन। इसकी पहचान कैसे करेंगे अपन? अगर कोई एल्कीन है, अगर कोई एल्कीन है उसमें कोई मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, इसका मतलब हमको वहां पे मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना। हम मार्कोनिकॉफ कब करेंगे? जब एरो में कुछ नहीं लिखा होगा। एरो में अगर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा है तो अपन मार्कोनिकॉफ एडिशन यूज करेंगे, और अगर पेरोक्साइड लिखा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ये वाला H जाएगा आपके इस कार्बन पे, समझ रहे हैं? क्योंकि इस कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा है। कितने हाइड्रोजन है? तो इसका मतलब क्या होता है? यही तो है, ये H है और यहाँ पे आपका एक फिनिल ग्रुप लगा हुआ है PH। ठीक है, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो पॉजिटिव पार्ट आपका यहीं पे जाएगा और आपका Br यहाँ पे जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इससे आपका ये जुड़ा हुआ है C। अब बॉन्ड सिंगल हो जाएगी ना, बॉन्ड डबल मत करना क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो चुका है। तो सिंगल बॉन्ड ये आपका हो जाएगा H H H और ये हो जाएगा, समझ गए? इसमें इसके अंदर ना, हाँ ठीक है, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड में भी सेम चीज है, वहां भी मार्कोनिकॉफ यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन में जो आपसे नहीं बना, एक बार देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट है, क्या रिएक्टेंट क्या है वहां पे? ब्यूट1ईन, दिस इज द रिएक्टेंट। ठीक है, और इसमें HCl ऐड करना है। ठीक, तो अगेन एरो में कुछ लिखा नहीं है। एरो में अगर पेरोक्साइड लिखा रहता है यानी कि अपन रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा रहे होते तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करते, क्योंकि अगेन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ एडिशन ही है। तो पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, समझ रहे हैं? हाइड्रोजन विल गो टू दिस कार्बन एंड क्लोरीन विल ऐड इन दिस कार्बन। ठीक है, उल्टा होगा तो नाम अलग होगा ना, इसलिए हमें रूल यूज करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2 CHCl CH3, दिस विल बी द कंपाउंड। ठीक है, वंशिका क्लियर है? और थर्ड आपका HBr, यहाँ एरो में पेरोक्साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या था क्वेश्चन थर्ड वाला? अगेन एक बेंजीन रिंग था और C, फिर CH2 लाइक दिस। ठीक है, प्लस HBr, और अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पेरोक्साइड, मतलब हम एंटी मार्कोनिकॉफ। तो पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। अभी तक पॉजिटिव पार्ट वहां जा रहा था दोनों क्वेश्चन में जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हाइड्रोजन विल गो टू दिस कार्बन एंड ब्रोमीन विल गो टू दिस कार्बन।
resulting in the compound is यहां आ जाएगा आपका CH2 और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। दिस विल बी द कंपाउंड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस लिख लिए थे ना हेडिंग। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हेलो एल्केन बनाने का बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, हमने दो तरीके लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एक अल्कोहल से बनाने का तरीका और दूसरा हाइड्रोकार्बन से बनाने का तरीका। हाइड्रोकार्बन में भी एल्केन से अलग तरीका था, एल्कीन से मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ करके बना रहे थे अपन। फिर एल्कीन से ही लास्ट दो मेथड और देखे थे, एक विसिनल बनाने का और एक एलिलिक बनाने का। ठीक है, जहां पे अपन ने 773 टेम्परेचर हीटिंग किया था। हाँ, जब टेम्परेचर अपन हीट कर रहे हैं अगर तो होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट था हेलोजन एक्सचेंज। मतलब यहाँ पहले से ही एक हेलो एल्केन है हमारे पास। रिएक्शन का क्या मतलब है? हमारे पास पहले से ही एक हेलो एल्केन है। हम क्या कर रहे हैं? हैलोजन को रिप्लेस करना है। मान लो पहले से उसमें अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन की जगह मैं फ्लोरीन लगा रहा हूं, या क्लोरीन की जगह मैं आयोडीन लगा रहा हूं। इसको कहते हैं हैलोजन का एक्सचेंज। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें लिखना हाइफन डाल के। दो प्रोसेस है, दोनों नेम रिएक्शन है। ठीक है, नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो नेम रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, अभी तक अपन एक भी नहीं पढ़े ना, तो फिर मार्कोनिकॉफ एडिशन ये भी एक तरह का नेम रिएक्शन ही हो गया। मतलब जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है रिएक्शंस, उसको अपन नेम रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे अभी अपन जो दोनों पढ़ने वाले हैं, दोनों नेम रिएक्शन। लिखना इसमें अल्किल आयोडाइड्स, अल्किल आयोडाइड्स। माही, सानिया, वंशिका, आवाज आ रही मेरी? लिख रहे हो आप लोग? ओके। अल्किल आयोडाइड्स are often prepared, alkyl iodides are often prepared by the reaction of alkyl chloride or bromide, alkyl chloride or bromide, alkyl chloride or bromide with sodium iodide, with sodium iodide, with sodium iodide in the presence of dry acetone. In the presence of dry acetone. Acetone is the common name for propanol. प्रोपेनॉल सुने? कीटोन का पहला मेंबर, कीटोन फैमिली का पहला मेंबर प्रोपेनॉल होता है। उसी को हम कॉमनली एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, जो आपके वो नेल पॉलिश रिमूवर जो होते हैं ना, वो जनरली वो एसीटोन ही है बेसिकली। ठीक है, ओके। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। FINKEL, फिंकल, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये ई है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, अब जो लिखे हैं ना ऊपर, उसी को रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ध्यान देना है। RX इसलिए ले रहा हूं बिकॉज दैट X कैन बी Cl और Br। ये लिखे alkyl iodides are best prepared, या can be easily prepared from alkyl chloride or bromide। तो इसके साथ में मैं क्या किससे स्टार्ट करूंगा? I will start with either alkyl chloride और alkyl bromide। यहां तक समझ में आ रहा है? प्लस क्योंकि मुझे आयोडाइड बनाना है तो कुछ आयोडीन वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा ना। आयोडीन हवा से तो आएगा नहीं कहीं, यू हैव टू टेक अनदर रिएक्टेंट जिसमें आयोडीन होना चाहिए। तो उसके अपन क्या ले रहे हैं? NaI, सोडियम आयोडाइड। ठीक है ना, सोडियम आयोडाइड, उसका फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम आपका Na पॉजिटिव होता है और आयोडाइड 1 नेगेटिव होता है, जस्ट लाइक NaCl। इसे NaCl बनाते हैं ना हम, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो NaCl बन जाता है।
तो आयोडीन भी तो उसी फैमिली का है, इट विल ऑल्सो रिएक्ट इन द सेम मैनर एज क्लोरीन इज डूइंग, राइट। तो NaI वैसे ही बनेगा प्लस NaI, ठीक है। अब ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है। और बनना क्या है, RI, ऑब्वियसली वही तो बना रहे हैं, अल्किल आयोडाइड। और बचेगा क्या, इधर का Na बचेगा और इधर X रिमूव होगा ना, NaX। समझ रहे हैं। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं अपन, ड्राई एसीटोन का काम क्या है यहाँ पे समझना। ये ड्राई एसीटोन ना आपके NaX को रोक रहा है, मतलब उसको प्रेसिपिटेट करा रहा है ताकि ये रिवर्स रिएक्शन ना जाए वापस। ये काम है यहाँ पे ड्राई एसीटोन का। क्लियर है रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम फिंकलस्टन रिएक्शन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसकी पहचान ना इससे होगी। ड्राई एसीटोन टेंपरेचर को डिग्रेड करता है तो उससे सॉलिडिफाई हो जाता है। हाँ, ताकि वो प्रेसिपिटेट हो जाए। तो NaX हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ऐसे इनिशियली रहेगा, बट इसके कारण ही तो वो सॉलिडिफाई हो रहा ना, मतलब प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट तो होता एज अ है। कैटलिस्ट यूज करता है। हाँ, मतलब वो काम उसका, हाँ आप ये बोल सकते हो कि हाँ वो कैटलिस्ट नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन को फास्ट नहीं कर रहा है, बट रिएक्शन में हेल्प जरूर कर रहा है। इट इज हेल्पिंग बाय प्रेसिपिटेटिंग NaX, ठीक है, ताकि आपका ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए रिएक्शन, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, क्योंकि अपन बनाना चाह रहे हैं अल्किल आयोडाइड, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म लिख लो रिएक्शन का, RX plus NaI gives RI plus NaX, लिख लो। ये जरूर लिखना कि X क्या है, कैन बी Cl और कैन बी Br, ठीक है। नीचे ड्राई एसीटोन का फंक्शन लिख लेते हैं, एक लाइन में लिख लेना। NaCl or NaBr formed is precipitated in dry acetone. NaCl or NaBr formed is precipitated in dry acetone. Is precipitated in dry acetone. Is precipitated in dry acetone. ठीक है। अब हमने अभी तक जितने मेथड पढ़े ना, हमने कहीं भी फ्लोराइड नहीं बनाया, ठीक है। आप लोग ऑब्जर्व किए, हमने अल्किल हालाइड बनाया, अल्किल क्लोराइड बनाया, अल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं मार्कोनिकॉफ से, एंटी मार्कोनिकॉफ से, है ना। वो HCl यूज करके, HBr यूज करके, SOCl2 से हमने RCl बनाया। तो हमने सारे मेथड से हमेशा क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाया, इससे आयोडाइड बनाया, क्लोराइड नहीं बनाया ना। तो उसको भी अपन हैलोजन एक्सचेंज से बनाते हैं टू अवॉइड दैट एक्सोथर्मिक नेचर, ठीक है। तो लिखना नीचे। अगला ये आपका फर्स्ट हो गया ना, फिंकलस्टन हैलोजन एक्सचेंज का फर्स्ट रिएक्शन हो गया फिंकलस्टन रिएक्शन। इसमें हेडिंग क्या डाले थे, अच्छा हैलोजन एक्सचेंज ही था ना, ठीक है। तो उसमें एक करके लिख लेना, जहां स्टार्टिंग लिखना चालू किया ना कहीं पे कि अल्किल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड, उसको A लिख लेना। दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज फिंकलस्टन रिएक्शन, ठीक है। अब सेकंड लिखते हैं। सेकंड ना, पहले रिएक्शन का नाम लिख लो, स्वॉर्ट्स रिएक्शन, SWAR, ये P होगा, ठीक है। SWARTS, स्वॉर्ट्स रिएक्शन, स्वॉर्ट्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें लिखिए, इसमें अपन फ्लोराइड बनाने वाले हैं, ठीक है। हाइफन डाल के लिखना, द सिंथेसिस ऑफ अल्किल फ्लोराइड्स the synthesis of alkyl fluorides is best accomplished by is best accomplished by is best accomplished by heating an alkyl chloride or bromide, heating an alkyl chloride or bromide by heating an alkyl chloride or bromide in the presence of a metallic fluoride, in the presence of a metallic fluoride.
ठीक है, such as metallic fluoride such as AgF. What is AgF? Silver fluoride. ठीक है, कॉमा Hg2F2. Hg2F2 ये आपका मर्क्यूरी फ्लोराइड, कॉमा COF2 कोबाल्ट, और एक और लिखना, और SbF3. Sb मतलब Sn होता है वो. Sb is एंटीमनी. एंटीमनी मतलब Sb है. ठीक है, ओके. तो ये 4 टाइप के मेटल फ्लोराइड के साथ जब हम अपने अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो इनका फ्लोरीन उनके क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा. मतलब अपन ये थोड़े इनर्ट है, ध्यान दो ना. शुरू के 2 तो इनर्ट हम जानते हैं ना, सिल्वर और मर्क्यूरी, ये इनर्ट एलिमेंट है. बाकी दोनों भी इनर्ट है, मतलब थोड़े कम रिएक्टिव है. एक्चुअली क्या है ना, जब अपन डायरेक्टली F2 लेंगे ना तो वो बहुत हाईली रिएक्टिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. ठीक है, तो टू अवॉइड दैट हम ऐसा कोई फ्लोराइड ले रहे हैं जो थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, क्योंकि वो एक कम रिएक्टिव मेटल के साथ बॉन्डेड है. ठीक है, तो उसके साथ लेंगे तो थोड़ा सा वो जो एक्सोथर्मिक नेचर है ना वो हम कम कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका एक रिएक्शन लिखना, इसी को शॉर्ट्स रिएक्शन बोल रहे हैं. इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप RX ले लो जहां पे X कैन बी Cl और Br अगेन, प्लस इसके साथ AgF या SbF3 या COF, जो भी अपन ऊपर लिखे हैं नाम, वो सारे में से कुछ भी अपन ले सकते हैं. ठीक है, AgF या फिर इसकी जगह आपका Hg2F2 और COF2 और SbF3, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं. और हमें क्या मिलेगा, RF प्लस जो भी आपने लिया होगा उसके साथ X जुड़ जाएगा, AgX. ठीक है, जैसे वहां हो रहा था Na के साथ. ये तो याद रहेगा क्योंकि अपन फ्लोराइड और कहीं बनाए नहीं. ये भी एक्सोथर्मिक होगा बट इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होगा जितना उसमें हो रहा था. मतलब उस रिएक्शन में हमारी लगभग 447.7 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है. अगर मैं यहाँ पे AgF की जगह F2 लिया होगा, F2 कैन आल्सो डू दिस रिएक्शन बट हाईली एक्सोथर्मिक. मतलब जो वैल्यू आपको बता रहा हूँ मैं, 447.7 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी हमें मतलब लिबरेट होती है. उससे ना आपकी CC बॉन्ड टूट जाती है. जो अपन अल्किल ग्रुप ले रहे हैं ना, अल्किल ग्रुप की बॉन्ड एंथैल्पी इतनी नहीं है. तो सोचो आप रिएक्शन करवाना चाह रहे थे F को जोड़ने के लिए, जुड़ भी जाएगा बट कुछ कार्बन निकल जाएंगे, क्योंकि उतनी एनर्जी जो लिबरेट होगी ना उससे आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगी, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा बॉन्ड आपका काफी. ठीक है, नहीं कराना पड़ेगा, कम रिएक्टिव है ना वैसे भी होगा. चलो, ये हो गए आपके सारे मेथड्स फॉर हेलोजन, सॉरी फॉर हेलो एल्केन्स. हमने अभी जितने मेथड किए हैं ये सारे आपके हेलो एल्केन्स के मेथड है. नेक्स्ट टाइम डालना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स. Methods of preparation of haloarenes. Methods of preparation of haloarenes. सबसे पहले अल्कोहल से बना, ये सारे अल्कोहल. ये भी ये यहाँ भी ये रखी तो डायरेक्टली बन जाता है क्योंकि जो एल्कीन के साथ भी रिएक्शन.
यहाँ पे ये पहले हेलो ये एक से बना है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में ये है फ्रॉम एल्केन्स ये है फ्रॉम एल्केन्स देखिए ये वापस किया है डिफाइन किया मार्कोनी को यूज को फिर भी एंटी मार्कोनी को अल्कोहल से बनाया है सारे में रेकॉर्ड के ऊपर ही लगे हुए हैं इंटरेस्टिंग और थॉट्स बहुत सही दिया तो ये न्यूज़ पे कर रही है ठीक है हो गया प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। अब देखो हेलो एल्केन्स में पहला मेथड हमने अल्कोहल से किया था ना जहां पे अपन अल्कोहल के OH को रिप्लेस कर रहे थे फ्रॉम हैलोजन याद है अल्कोहल के OH को हम रिप्लेस कर रहे थे हैलोजन से तो अपना हेलो एल्केन बन गया था बट यहाँ ऐसा हम नहीं कर पाएंगे इसका रीजन मैं उस दिन बताया था रेजोनेंस के कारण कुछ मॉलिक्यूल्स में O और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थी ये आपका फिनॉल होता है ना दिस इज फिनॉल क्या है ये फिनॉल मतलब एरोमेटिक अल्कोहल क्या है ये एरोमेटिक अल्कोहल अभी तक जो अपन ROH पढ़ रहे थे ना दैट वाज एलिफैटिक अल्कोहल इसको अपन नॉर्मल अल्कोहल बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल इसका नाम है फिनॉल क्या है फिनॉल ठीक है अब इसमें रेजोनेंस कैसे होता है ध्यान देना यहाँ पे आपका जो यहाँ पे O लगा हुआ है ना इसके पास 2 लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास ये OH आपका वाटर से ही आया ना और वाटर मॉलिक्यूल में O के पास 2 लोन पेयर होते हैं ठीक है ये लोन पेयर क्या करता है ये O इसकी टेंडेंसी होती है ये लोन पेयर को ये डोनेट कर सकता है बेंजीन रिंग को इसको कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में EDG बोलते हैं EDG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये क्या कर रहा है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इससे क्या होगा देखो इससे यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगी और ये कार्बन अब 5 बॉन्ड बना देगा कैसे पहले से एक OH क्या तो बनी हुई थी अब वो डबल होगी तो मतलब 2 बॉन्ड होगी तीसरी ये है और 2 यहाँ है मतलब इस कार्बन की 5 बॉन्ड बन रही है समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो वो तो नहीं हो सकता कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डबल बॉन्ड जंप करके ना यहाँ आ जाए जैसे यहां से लोन पेयर जंप करके बॉन्ड बने उसका उल्टा भी हो सकता है बॉन्ड जंप करके लोन पेयर भी बन सकती है ये सब रेजोनेंस इफेक्ट होता है मतलब रेजोनेंस कैसे होता है अपन बता रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में घूमने वाले हैं ठीक है पहले वो जंप करके यहाँ आया ठीक है तो इससे क्या होगा अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ऐसे डिनोट करते हैं बाय डबल हेडेड एरोस अगर कोई दो स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो है इसका मतलब समझ जाना कि वो दोनों उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये फिनॉल इस रूप में भी रह सकता है और इसके वाले ये वाले रूप में भी रह सकता है एक तरह का बहरूपिया है समझ रहे तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा अब एक ही लोन पेयर बनाऊंगा क्योंकि दूसरा लोन पेयर तो बॉन्ड बन चुका है और बिकॉज क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसको मैं एक पॉजिटिव चार्ज लूंगा समझ रहे यहां आ जाएगी डबल बॉन्ड यस और नो एक एक चीज देखना क्या क्या चीज हो रही है ठीक है और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया ना उसके कारण ये बॉन्ड हट जाएगी बट ये और ये बॉन्ड तो ऐसी कैसी है इसको तो कुछ नहीं करना है अभी अपन को और ये जो बॉन्ड उछल के यहाँ आई है यहाँ पे हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर विद अ नेगेटिव चार्ज समझ रहे क्या कहाँ पे नहीं अभी मैं लोन पेयर को यहाँ बॉन्ड बनाऊंगा ना ये गया है लोन पेयर की तरह है ना अब ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बन गया हाँ जरूरी नहीं है दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये आपने ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ दिखा दिया क्योंकि ये पूरा घूमने वाला है राइट अब जब ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा ना तो अब इस कार्बन को ऑब्जर्व करें अब ये 5 बॉन्ड बना लेगा पहले से ही उसकी 1 2 3 और यहाँ कुछ हाइड्रोजन भी तो होगा इसके साथ नहीं था हाइड्रोजन क्योंकि ये OH के साथ रिप्लेस था राइट बट यहाँ तो हाइड्रोजन है ना तो अब ये कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा समझ में आ रहा है सबको तो ऑटोमेटिकली ये जो डबल बॉन्ड है ना ये जंप करके यहाँ समझ रहे जैसे ये जंप करके यहाँ आई अपने बगल वाले कार्बन के पास वैसे ये जंप करके यहाँ आ जाएगी क्लियर है तो अब अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ध्यान देना
अब डबल बॉन्ड यहां बनाओ, आइए ना ये, और यहां मैं नेगेटिव साइन लगा दूं, ठीक है। और ये वाला तो अभी तक मैंने छेड़ा भी नहीं है, इसको तो कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, राइट, ये ऐसे ही रहेगा। अब अगला क्या होगा सोचो, ये जाएगा इधर और ये जाएगा, जैसे यहां हुआ है, जैसे यहां हुआ है वैसे यहां होगा, समझ रहे हैं क्या अक्षिता? अच्छा, अभी अब अगला स्ट्रक्चर क्या होगा देखो, ये तो आपका आ चुका है, ये स्टेबल हो गया, इसको कुछ नहीं करना है। ये भी यहाँ आके डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ आ गया आपका, समझ गए, राइट। अब क्या होगा लास्ट स्टेप, ये इधर जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वापस अपने जगह में चला जाएगा जहां से ये आया था, ठीक है। फाइनल स्ट्रक्चर विल बी, ये डबल बॉन्ड यहीं पे रहेगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ चुकी है और ये यहाँ पे, देखिए एक शिफ्ट हो गया ना। वी स्टार्टेड विद दिस पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ, यहाँ और यहाँ थी, ये खिसक के इधर आई, ये खिसक के इधर आई और ये खिसक के उधर आई, तो नया स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, समझ रहे हैं? तो दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब देखो 5 में से 3 स्ट्रक्चर तो ऐसे हैं जहां पे कार्बन और O का डबल बॉन्ड है, देख रहे हो? हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ROH में से HCl को अगर अपन ऐड करवाएं तो RCl बनाना आसान है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है कार्बन और O के बीच में। बट अगर मैं यही काम अपने एरोमेटिक अल्कोहल के साथ करूंगा तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड डबल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम यहाँ पे अल्कोहल यानी कि फिनॉल से प्रिपरेशन नहीं देखेंगे, समझ रहे हैं क्या? ये रीजन समझ में आ रहा है? इसी में आप लोग ना 11th में एक चीज और पढ़े हो, उसका टॉपिक का नाम था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अटैच्ड ग्रुप। पहले से जो ग्रुप अटैच है ना उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का क्या मतलब मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये फिनॉल है, ठीक है। अब इसमें मान लो मैं कोई एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराना चाह रहा हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन को वही प्यार करेगा जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, और पॉजिटिव स्पीशीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। यस और नो? क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? वंशिका, माही, सानिया। अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के पास गया अटैक करने, तो उसके पास 3 पोजीशंस है जहां वो अटैक कर सकता है। बिकॉज हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कुछ समय के लिए यहां है, कुछ समय के लिए यहां है, कुछ समय के लिए यहां है। तो ऑब्वियसली जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लवर है, उसको इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा दिखेगा वहीं जाएगा ना, क्या बोलते हैं? तो OH के कारण इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है आपका OH। अब तीनों चीज को एक साथ कनेक्ट करते हैं, समझना। OH इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, OH इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उसने इलेक्ट्रॉन को रिंग में डोनेट किया, रेजोनेंस हुआ, वो इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी रिंग में घूम के आया, उसके कारण 3 पोजीशंस पे नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बनी। वो 3 पोजीशंस थी, ऑर्थो, 2 ऑर्थो पोजीशंस और एक पैरा पोजीशन। तो अब जब एक इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इन्हीं तीनों पोजीशंस पे अटैक करेगा, समझ रहे हैं? तो जब हम इसका, आपका बेंजीन का एक बेस्ट रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन देता ही है, आप लोग याद रख लो इस चीज को। अभी अब हम ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ेंगे, then we'll study aldehyde, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सब में हम एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स भी डिस्कस करेंगे। विल नॉट स्टिक ओनली विद एलिफैटिक, हम एरोमेटिक की भी बात करेंगे, और जहां एरोमेटिक आएगा ना वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आना ही आना है, 110%। समझ रहे हैं? बेंजीन का
बेस्ट रिएक्शन, उसका जो पेटेंट रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा वो डिपेंड करेगा कि पहले से कौन सा ग्रुप लगा होगा। इसी को डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं, समझ रहे हैं? तो क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। मतलब मान लीजिए कि इस चेयर में, इस टेबल में पहले से 2 लोग बैठे हुए हैं, है ना, कोई आया तीसरा आदमी, वो आने के बाद पहले देखेगा खाली जगह कहाँ है ना, वो इधर तो नहीं बैठेगा क्योंकि उधर तो फुल हो चुका है, तो इनके कारण उसने इस टेबल को चूज किया। वरना हो सकता है उसका मन भी इस टेबल में बैठने का, उसकी पंखा नीचे तो पंखा ऊपर है, सॉरी, बट क्योंकि ये पूरा जगह भरा हुआ था, इनके कारण वो उस बेचारे को यहाँ बैठना पड़ा। तो आपके कारण वो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस था उसका, समझ रहे? बस वही चीज यहाँ पे भी होगी। ऑलरेडी बेंजीन में जो ग्रुप लगा हुआ है ना, वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां जाना ये पसंद करेगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम जब आगे हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, ब्रोमिनेशन मतलब सॉरी नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन में हेलोजन ऐड होगा, हेलोजन विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। फ्रिडल-क्राफ्ट याद है आपको? सुनो, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए बेस्ट रिएक्शन था वो। तो वो तो आया ही होगा एग्जाम में, अगर आप 11th दिए हो तो आया होगा गारंटी, मैं बिना पेपर देख के बोल सकता हूँ, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन था फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ते थे। आपके बेंजीन रिंग में अल्किल ग्रुप अगर ऐड होता है, CH3Cl है ये, इसको जब आप ब्रेक करोगे ना बॉन्ड को, तो CH3 विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज। अब ये आके ऐड होगा इसमें बेंजीन रिंग में, तो इसको कहते हैं अपन फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सा ग्रुप ऐड हुआ है? अल्किल ग्रुप। इसका नाम क्या है? फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और ऐसा ही एक रिएक्शन एसिलेशन के लिए भी था। एसिल ग्रुप का मतलब होता है ये CH3CO, इसको एसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिल। जैसे इसको अपन एल्किल बोल रहे हैं ना, वैसे ये कहलाता है एसिल ग्रुप, और ये आता है आपका एसिल क्लोराइड से। जब आप इनका रिएक्शन करोगे तो CH3CO जाके आपके बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा, एंड दिस रिएक्शन वाज नेम्ड एज फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट के 2 रिएक्शन पढ़ते थे, अल्काइलेशन क्योंकि एल्किल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, एंड एसिलेशन क्योंकि एसिल ग्रुप ऐड होगा आपके बेंजीन रिंग में। समझ रहे हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हर टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा। क्लियर है? चलिए, हेडिंग क्या डाले हैं अपन की प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। तो पहले हम यही देखे हैं कि हम हेलोअरीन किससे नहीं बना सकते हैं। हेडिंग भले हमने वो डाला है कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन, पर पहले हम ये देखेंगे कि हम फिनॉल से क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम हेलो एल्केन का सबसे पहला मेथड अल्कोहल से ही बनाए थे। तो व्हाई वी आर नॉट मेकिंग हेलोअरीन फ्रॉम फिनॉल? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब RX बनाने के लिए हमने ROH लिया, राइट? तो हम ARX बनाने के लिए AROH क्यों नहीं ले रहे हैं? ये पढ़े अभी अपन। समझ रहे हैं क्या अपन करना चाह रहे हैं? ROH मतलब अल्कोहल, RX मतलब हेलो एल्केन, ARX मतलब हेलोअरीन, और AROH मतलब बेंजिल वाला अल्कोहल, मतलब एरोमेटिक अल्कोहल। ये आपका एलिफैटिक अल्कोहल है, ये एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफैटिक समझते हैं ना, तो एल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सब एलिफैटिक में आएगा, और एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाला। ठीक है? तो दोनों टाइप के कंपाउंड बनते हैं, अल्कोहल भी दोनों टाइप के होंगे, एल्केन्स भी सॉरी हेलो वाले भी दोनों टाइप के हैं, हेलो एल्केन्स, हेलोअरीन्स। तो हम हर चैप्टर में दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एलिफैटिक भी पढ़ेंगे और एरोमेटिक भी पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? जब हम अल्कोहल चैप्टर में आएंगे ना, तो हम ROH के बारे में पढ़ेंगे और AROH के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलो उसके बारे में लिख लेते हैं। हाँ, लास्ट रिएक्शन था उस चैप्टर का, लास्ट रिएक्शन था ये, बेंजीन की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के आखिरी में। ठीक है, चलो लिखना नीचे,
Haloalkanes can be easily prepared. 3-4 मेथड देखे थे अपन अल्कोहल से बनाने का ना, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, HCl के साथ, SOCl2 के साथ, है ना 4 मेथड जिससे हम अल्कोहल से हेलोएल्केन बना रहे थे। तो पहले वही लिख रहे हैं कि हेलोएल्केन्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स। Haloalkanes can be easily prepared from alcohols by replacement of OH group. By replacement of OH group by halogen atom. By replacement of OH group by halogen atom. ये तो जो अपन पढ़ चुके उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे but haloarenes cannot be prepared from phenol. इसका रीजन लिख लेते हैं, because it is difficult to replace the hydroxyl group of phenol. मुझे समझ में आ रहा है? It is difficult to replace the hydroxyl group of phenols by halogen atom. This is due to the reason that because of resonance, the carbon oxygen bond in phenol, because of resonance, the carbon oxygen bond in phenols has partial double bond character. And is therefore stronger than carbon oxygen bond in alcohol. Carbon oxygen single bond in alcohol. ठीक है, हाँ रीजन पूछ सकता है। जैसे मैंने उस दिन आपको H2SO4 वाला रीजन बताना, एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी रखा आप लोग, एनसीईआरटी निकालो इसका। हाँ निकालो, बुक निकालो, पेज नंबर बता दो। 289, पेज नंबर 289 में इंटेक्स क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन सभी एक बार रीड करना जिनके पास बुक है। क्वेश्चन क्या है? Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki? हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, अल्कोहल प्लस Ki, हम इससे हेलोएल्केन बना रहे थे, ठीक है। हेलोएल्केन बनाने का मेथड था एक्चुअली अल्किल आयोडाइड बनाने का मेथड था। तो अपन ने वहां पे H2SO4 को यूज नहीं किया था, उसकी जगह हमने क्या यूज किया था? H3PO4। याद है? इंसिटू याद है? मैं डायरेक्टली HI नहीं ले रहा था, KI और H3PO4 से HI बनाऊंगा। समझ रहे कैसे बनेगा? KI प्लस H3PO4 gives HI तो बना लेंगे,
पहले H इसका एक और I अलग कर दो और जो बचा है वो जोड़ दो, KH2PO4। समझ गए? ये साथ साथ में बनेगा, इन दोनों का ऐसा रिएक्शन होगा। समझ रहे हैं? लास्ट क्लास में बता रहा था, ठीक है? ये तीनों साथ में ले रहे हैं अपन अल्किल हालाइड बनाने के लिए, बट इन दोनों का रिएक्शन पहले होगा और HI बन जाएगा, और ये HI आपके अल्कोहल के OH को रिप्लेस करेगा I से, तो आपको यहाँ पे RI मिल जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ये रिएक्शन, यही सेम रिएक्शन ना हमने जब KBr का करवाया था तब H2SO4 लिए थे, ना कि H3PO4। सिचुएशन क्लियर हो गई सबको? क्वेश्चन क्या है याद आ रहा है जो थे लास्ट क्लास में? जब RBr बनाना था ना, तो मैंने KBr और H2SO4 लिया अल्कोहल के साथ। समझ में आ रहा है शिवांश, रुद्राक्ष? समझे? ध्यान देना, जब मुझे RBr बनाना था, मतलब मुझे जब ब्रोमो एल्केन बनाना था, तो मैंने KBr के साथ H2SO4 लिया, बट जब मुझे RI बनाना था तो मैंने KI के साथ H3PO4 लिया। Why not H2SO4? यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनना। Why sulfuric acid is not used during the reaction of alcohol with KI? Why H3PO4 is used? तो उसका रीजन क्या था कि अगर आप वो H2SO4 क्या है? H2SO4 is a oxidizing agent। वो इस HI को, जो HI बन रहा है ना, ये नो डाउट यहां अगर आप H3PO4 की जगह H2SO4 भी लोगे ना तो KI बनेगा, नो डाउट, HI बनेगा, बट ये जो HI बना ना, ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके I2 बना देगा, तो ये रिएक्शन हो नहीं पाएगा। समझ रहे? तो टू अवॉइड दिस हम H3PO4 लेते हैं, ना कि H2SO4। ठीक है, चलो फर्स्ट मेथड लिखना हेलोरिन बनाने का। फर्स्ट मेथड, from aromatic hydrocarbon, from aromatic hydrocarbon, from aromatic hydrocarbon, from aromatic hydrocarbon। aromatic hydrocarbon मतलब बेंजीन। aromatic hydrocarbon का मतलब क्या होगा? बेंजीन। ठीक है, from aromatic hydrocarbon हाइफन डाल के लिखना, by direct halogenation, by direct halogenation, by direct halogenation, by direct halogenation। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना। इसमें भी अपन दो टाइप के पढ़ने वाले हैं। हमने जब बेंजील हालाइड देखा था, हेलो एल्केन्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, और एक होता है साइड चेन हैलोजिनेशन। दोनों में डिफरेंस समझना ना। आप जब न्यूक्लियर हैलोजिनेशन कराओगे ना, तो उसमें क्या होगा पता है? आपका हैलोजन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। न्यूक्लियस का मतलब है बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे मेरा हैलोजिनेशन क्या कहाँ हो रहा है? डायरेक्ट न्यूक्लियस के ऊपर, डायरेक्ट बेंजीन रिंग में। क्लियर है? और साइड चेन हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? बेंजीन रिंग तो है नो डाउट, but halogen is not attached directly to benzene ring. In fact, it is attached to the carbon which is attached to the benzene ring. समझ रहे हैं? हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो कि इंटर्न बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो इसके लिए ये साइड चेन हो गया ना। दिस कार्बन इज अ साइड चेन फॉर बेंजीन, इसको कहते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन। अपन दोनों पढ़ेंगे। तो फर्स्ट न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, कार्बन से बॉन्ड बनाना है तो डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन को फिर यूज करना है सर, साइड चेन हैलोजिनेशन को ही, और उसको कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाना है। हां, डायरेक्ट बेंजीन के C6H6 में यूज कर सकता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। दोनों के लिए कंडीशंस अलग अलग है। आप इसके लिए कंडीशन अलग रखोगे तो न्यूक्लियर हैलोजिनेशन होगा, कंडीशन इसमें अलग होगी तो आपका साइड चेन हैलोजिनेशन होगा। डिपेंड करता है हमको क्या चाहिए, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, हमें हैलोजन कहाँ पे चाहिए, वेदर वी नीड द हैलोजन इन बेंजीन रिंग इटसेल्फ और इन द साइड चेन, अकॉर्डिंगली वी विल यूज द कंडीशन। ठीक है, इससे तो पहले मैं बोला, पहले अपन ये लिखते हैं कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन कैसे होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालना न्यूक्लियर हैलोजिनेशन।
न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। हाइफन डाल के लिखो क्लोरोअरीन्स। क्लोरोअरीन्स, अब ये नाम समझ में आ रहा है ना क्या है क्लोरोअरीन्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह Cl आ जाएगा, क्लोरो, ठीक है, क्लोरोअरीन्स एंड ब्रोमोअरीन्स, क्लोरोअरीन्स एंड ब्रोमोअरीन्स can be easily prepared by direct chlorination or bromination, direct chlorination or bromination, direct chlorination or bromination of aromatic hydrocarbon, of aromatic hydrocarbon, of aromatic hydrocarbon. Full stop. It is usually carried out at a low temperature. It is usually carried out at a low temperature. It is usually carried out at a low temperature. At a low temperature. Bracket में लिखना temperature 310 to 320, 310 to 320. ये तो हाई दिख रहा है ना, अगर केल्विन लगा दूंगा तो लो हो जाएगा केल्विन। 310 to 320 Kelvin in the absence of sunlight, in the absence of sunlight, in the absence of sunlight and in the presence of a Lewis acid, in the presence of a Lewis acid, एक आध एग्जांपल पता है Lewis acid का? AlCl3, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल भी है, मॉलिक्यूल मतलब उनमें कोई चार्ज नहीं, दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रल भी हैं, मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ही होंगे नो डाउट, बट उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। AlCl3 को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि वहां पे एल्यूमिनियम के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है आपके एल्यूमिनियम का, समझ रहे हैं? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ Lewis acid। वही एक Lewis बेस में लोन पेयर होते हैं, अमोनिया NH3, ठीक है, इज अ Lewis बेस, ठीक है। तो वैसे ही AlCl3 इज अ Lewis acid। इसका काम क्या पता है? ये क्लोरीन को कैरी करके लेके जाएगा बेंजीन तक। हमको पता है, देखो अगर मैं डायरेक्टली क्लोरीनेशन करूंगा ना, मतलब रिएक्शन कुछ ऐसा है, देखना ये रहा आपका बेंजीन रिंग, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वंशिका, सानिया एंड माही, समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. क्लोरीन ऐड कराओगे ना, हमें पता है क्लोरीन का क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, हमें तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। याद है, बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफाइल को आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं ना, तो इसलिए इसको अपन ब्रेक ना AlCl3 के प्रेजेंस में करेंगे। AlCl3 क्या करेगा? इसमें से एक क्लोरीन को लेगा और कैरी करके आपके बेंजीन रिंग तक जाएगा, और उसी को अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पहले से तो कोई बैठा नहीं है, खाली है सारी चेयर, तो इसको जहां बैठना हो जाके बैठ सकता है। यहाँ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का कोई रोल नहीं हुई, समझ रहे हैं ना? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का रोल तभी होगा जब पहले से बेंजीन में कोई बैठा है। यहाँ तो कोई नहीं बैठा ना बेंजीन में, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे आपका क्लोरीनेशन आसानी से हो जाएगा। आप करा दो क्लोरीन को यही पहले वाले जगह पे, भी नहीं, साथ में आपको ये लेना पड़ेगा Lewis acid, क्योंकि वही हैलोजन कैरियर है। देयर हैज टू बी समवन टू कैरी द हैलोजन टिल बेंजीन, और वो आपका ये कर रहा है। Lewis acid इज हियर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो क्या लिखे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट and in the presence of a Lewis acid such as AlCl3, AlBr3 भी ले सकते हो ना, कोई भी एल्यूमिनियम हाइलाइट ले लो, नॉट जस्ट AlCl3 होगा, बट फिर वो वाला होगा साइड चेन वाला, पढ़ेंगे अपन उसको, ठीक है।
हाँ क्या लिख रहे हैं? मैंने बोला ना दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है. In the absence of sunlight and in the presence of a Lewis acid such as AlCl3 or FeBr3, फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक क्लोराइड, ये भी सब आपके Lewis acid की कैटेगरी में आएंगे. ठीक है. As catalyst, as catalyst, as catalyst. इसका फंक्शन लिख लेते हैं. The function of Lewis acid is to carry the halogen carry the halogen to the aromatic hydrocarbon, to the aromatic hydrocarbon, to the aromatic hydrocarbon, to the aromatic hydrocarbon. ठीक है. रिएक्शन लिख लो उसका. ये बेंजीन ले लो, क्लोरीनेशन, AlCl3, टेम्परेचर भी लिख देना. ये लिखे थे टेम्परेचर 310 to 320 केल्विन. ठीक है. और ये बनाया आपका क्लोरोबेंजीन. क्या बना है? क्लोरोबेंजीन प्लस क्या बचेगा? इसका H निकलेगा ना, और यहाँ का एक Cl. ठीक है. सेम रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ भी करा सकते हो, Br2 के साथ. ठीक है. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ अकेला बेंजीन नहीं है, इसको भी आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलोगे. इसको टॉल्यूइन को. ये क्या होता है? टॉल्यूइन. एक मिथिल ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच है, इट इज नोन एज टॉल्यूइन. दिस इज टॉल्यूइन. ये भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही तो है ना. इसमें और कुछ दिख रहा है क्या आपको हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा? नहीं है ना. सारे तो कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है. और किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक टाइप का. एलिफैटिक नहीं. एलिफैटिक होता तो वो स्ट्रेट चेन होता. ये क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. राइट. तो इसमें भी अगर आप क्लोरीनेशन करोगे विद सेम कंडीशंस, तो अब ये क्लोरीन इसके कारण कुछ पोजीशंस में जाएगा. अब ये फ्री नहीं है ना, अब होगा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस. मैंने बोला था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस तब होगा जब बेंजीन में पहले से कोई बैठा हुआ है. या कौन बैठा हुआ है? मिथिल ग्रुप बैठा है. अगेन इट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. मिथिल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन, अल्किल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है. तो अगेन वैसे ही सारे स्ट्रक्चर बनेंगे जैसे अपन ने फिनॉल में बनाए थे ना. आपने फिनॉल का स्ट्रक्चर नहीं बनाया ना, रेजोनेंस. हाँ हाँ, पर वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बनाना. पांचों वहां रीजन लिखे तो बनाना चाहिए. रीजन आता है 3 नंबर का क्वेश्चन है तो रिएक्शन मतलब रेजोनेंस शो करके दिखाऊंगा ना कि सिर्फ लिख दिए ऊपर कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो मान लेगा क्या? दिखाओ भी तो. जैसे मैंने आप लोग को दिखाया. अगर मैं भी ऐसे ही बोल दिया कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, चलो आगे बढ़ते हैं, मान लेते क्या? मैंने आप लोग को रेजोनेंस करके दिखाया ना कि देखो 5 में से 3 स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड है. ऐसी तो ना लिखवा दिया मैंने. दिख भी रहा है ना. ये चीज आपको पेपर में भी दिखानी पड़ेगी. कभी भी आंसर लिखते समय यही सोचा करो सामने वाले को कुछ नहीं आता है, और हमारे आंसर को पढ़ के वो समझेगा चीजों को. इतना डिटेलिंग में आंसर होना चाहिए. ठीक है. फिर मार्क्स देख के भी करना है, सभी किताब लिख दिए. ठीक है. 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 पेज पढ़ दिए जो मैं तेरे को सिर्फ टेस्ट में समझाया. ठीक है. क्लियर है. अब ये क्लोरीन ना ऐसा नहीं कि कहीं भी चला जाएगा. इसके कारण वो यहां यहां या यहां जाएगा. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. जैसे OH था. OH का याद आ रहा है? हाँ. OH भी आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे ही भेजेगा. तो OH भी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जस्ट लाइक अल्किल ग्रुप. समझ रहे हैं? हाँ. तो वहाँ पे वो वाले H को हटा के वहाँ नहीं आते? कौन सा वाले H को? ESP क्या कर रहा है?
क्या बोल रहे हैं, इसको हटा के तुम्हारे पास CH3 लिखा है और CH जो है CH3 जो है वहाँ पे ये कैसे ना नहीं अलग से वो चार बेंजीन का है ये वाले को रहा उस तरफ का CH3 में CH3 जिस कार्बन से है हाँ। उसके साथ एक और H तो है कहाँ है वो, H तो हट चुका है ना, वो हटा तब तो CH3 आया। इसका फॉर्मूला था C6H6, इसका फॉर्मूला है टॉलुइन का C6H5CH3। ठीक है, ठीक है। तो अब जब इसका रिएक्शन होगा ना तो Cl यहां लगेगा या यहां लगेगा, यहां लगेगा। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखो विथ टॉलुइन, हाँ नहीं इसी के लिए लाइन लिखवा रहा हूँ, ये तो लिख रहा हूँ ऊपर वाला। अब इसके लिए मैं एक लाइन लिखवा रहा हूँ, फिर ये बनाना। ठीक है, विथ टॉलुइन a mixture of ortho and para-chlorotoluenes is obtained. A mixture of ortho and para-chlorotoluene is obtained. With toluene, a mixture of ortho and para-chlorotoluene is obtained. Since ऐसा क्यों? Since CH3 group is a ortho-para directing group. Since CH3 is a ortho-para O, P ऐसा लिखना, ortho-para directing groups. सबको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो अभी पूछना ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ये CH3 के साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, यही इनकमिंग Cl को ऑर्थो में भेजेगा, प्लस दूसरा क्या बनेगा, पैरा होगा। समझ गए? अब इनमें भी एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। एक क्या होता है, एक माइनर और एक मेजर। मेजर वो होगा जहां पे वो दोनों ग्रुप दूर दूर लगे तो रिपल्शन कम करेंगे एक दूसरे को धक्का नहीं ना, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो ये आपका माइनर क्वांटिटी में बनेगा ऑर्थो वाला, और पैरा वाला मेजर क्वांटिटी में बनेगा। हाइपरकॉन्जुगेशन कारण भी क्यों? नहीं, उसका कोई रोल नहीं है इसमें, नो रोल हाइपरकॉन्जुगेशन का। ठीक है, हाइपरकॉन्जुगेशन अपन स्टेबिलिटी के लिए डिफाइन करते हैं, या जिसका हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, हाँ बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हाइपरकॉन्जुगेशन का कोई इफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बना लो जो लिखे है ना उसी के लिए रिएक्शन है। ये आपका ऑर्थो वाला है और ये पैरा वाला है, और पैरा वाले के नीचे ना मेजर लिखेगा। हो गया, इसके नीचे मेजर लिखे हो ना, नीचे लिखना the major product is para chlorotoluene
Major product is para-chlorotoluene. So stop. The reason behind is the steric hindrance. The reason behind this is the steric hindrance. STERIC. वो दोनों ग्रुप आसपास रहेंगे तो भीड़ ज्यादा रहेगी. Steric hindrance. They will repel each other. Steric hindrance. STERIC and hindrance. Steric hindrance. So stop. In ortho, the groups are present next to each other. In ortho, the groups are present next to each other. The groups are present next to each other, which causes hindrance. Hence, para product predominates ortho. ठीक है. अब इसी में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा सही रीजन. शेक्सपियर पे अपन ये देखते हैं कि उस डबल बॉन्ड में अटैचमेंट होगा जहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे. यहाँ पे भी ऐसा कोई चीज नहीं है. ऐसा इसमें भी ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है. बराबर है सब. तो शेक्सपियर इसमें भी नहीं है. शेक्सपियर में आपको बताऊंगा तो इसी में एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके एक रिएक्शन है, उसमें शेक्सपियर का काम आएगा. ठीक है. ओके. सेकंड इसका अच्छा वो बता रहा हूं. जैसे अपन क्लोरीनेशन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, साथ में लिवाइस एसिड ले लेंगे और सनलाइट के एब्सेंस में करेंगे. यही चीज अगर आयोडीनेशन के साथ करेंगे तो जैसा अपन के साथ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में था, अपन वहां लिखे थे कि आयोडीन के साथ ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा. और एक बार अपन जो लास्ट क्लास में लिखे थे कि एल्केन के साथ अगर यही रिएक्शन अपन ने I2 के साथ किया होता तो वो रिवर्सिबल होता. ऐसा कुछ किए थे. देखो तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए अपन क्या कर रहे थे, एक एसिड ऐड कर रहे थे जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, ताकि ये जो I2 जो बनेगा या सॉरी HI जो बनेगा, देखो उसमें बन रहा है ना HCl. देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखा आपको भी. आयोडीनेशन सेम चीज, सारी वही कंडीशन. एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एक लिवाइस एसिड भी ले लूंगा, आयोडोबेंजीन बन भी जाएगा नो डाउट, पर साथ में जो HI बनेगा ना, ये रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है. तो टू अवॉइड दैट अपन साथ में एक HiO3 आयोडिक एसिड और HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जो आपके HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा, ताकि ये रिएक्शन रिवर्स ना हो. और ये I2 फिर से हम यूज कर सकते हैं आयोडीनेशन कराने के लिए. समझ गए ना? सेम चीज है जो अपन वहां पे एल्केनेशन में लिखे. ठीक है. सेकंड लिखना साइड चेन हैलोजिनेशन. लिखवाना है तो मैं लिखवा दूं. एक लाइन लिख लो. चलो उसके लिए भी लिख लो. एक रिएक्शन है लिखा. चलो ठीक है, साइड चेन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. आयोडीनेशन कंप्लीट कर लो ये वाला. डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट यूजफुल. Direct iodination is not useful. Direct iodination is not useful since the HI formed makes the reaction reversible. Since HI formed makes the reaction reversible. Stop. To avoid this, we can take an oxidizing agent. Like nitric acid or iodic acid, HiO3, HNO3. HNO3 is nitric acid, HiO3 is iodic acid.
which oxidizes Hi2 iodine, which oxidizes Hi2 iodine, I2. ठीक है, तो सेकंड बस हेड डाल के छोड़ देना. साइड चेन हेलोजिनेशन, ये भी आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशन के अंदर ही है, बट अभी तक हम न्यूक्लियर हेलोजिनेशन किए जहां पे आपका हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग में ऐड हो रहा था. उसके लिए अपन एब्सेंस ऑफ सनलाइट लिए, लेवाइस एसिड लिए. सेकेंड हमारा एक साइड चेन में ऐड होगा, बेंजील हालाइड बनेगा. अभी अपन एरिल हालाइड बनाए हैं. ये क्या होते हैं? एरिल हालाइड. ये वाले जो थे ना, इसको अपन क्या कहते हैं? एरिल हालाइड. दिस इज नोन एज एरिल हालाइड, और इसे हम कहते हैं बेंजील हालाइड. साइड चेन वालों को. ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू वंशिका, सानिया, माही. Thank you, sir.